शुरुआत एक सवाल से करते हैं। भविष्य के युद्ध कहाँ लड़े जाएंगे? हो सकता है इसका जवाब जमीन, आसमान या साइबर स्पेस ना हो सकता है असली लड़ाई समंदर की उस अंधेरी दुनिया में हो जहां इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मशीनें एक दूसरे का शिकार करेंगी। आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी भविष्य की एक झलक दिखाती है। भारत एक ऐसी ही मानव रहित पनडुब्बी बना रहा है जो नौसैनिक युद्ध के सारे नियम हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए इस गहरी और रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये तकनीक क्या है और इसके मायने क्या हैं। ये विषय वाकई में बहुत गहरा है और हमारे पास मौजूद जानकारी बताती है कि ये सिर्फ एक हथियार बनाने की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सोच में बदलाव की कहानी है। इस चर्चा में हम 3 हिस्सों पर गौर करेंगे। पहला, भारत को अचानक इस रोबोटिक पनडुब्बी की जरूरत ही क्यों पड़ी? दूसरा, क्या भारत वाकई में इतनी एडवांस्ड तकनीक बना भी सकता है? और तीसरा, अगर ये बन गई तो हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन कैसे बदलेगा? बिल्कुल सही। तो पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। भारत के पास पहले से ही कलवरी क्लास जैसी खतरनाक डीजल पनडुब्बियां हैं और अरिहंत क्लास जैसी परमाणु पनडुब्बियां भी। तो फिर एक ऐसी रोबोटिक पनडुब्बी की जरूरत क्यों महसूस हुई जिसमें कोई इंसान ही ना हो? यहाँ पर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथ लगे दस्तावेज साफ इशारा करते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई, कह सकते हैं, दादागिरी। चीन लगातार अपनी युआन क्लास की पनडुब्बियों को इस इलाके में भेज रहा है। एक मिनट, ये युआन क्लास क्या है? जो लोग नेवी की तकनीक से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ये कोई आम पनडुब्बी तो नहीं होगी। बहुत अच्छा सवाल है। युआन क्लास पनडुब्बियां अपनी खामोशी के लिए बदनाम हैं। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस है, जिसका सीधा मतलब है कि ये पारंपरिक डीजल पनडुब्बियों के मुकाबले कई ज्यादा लंबे समय तक पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। अच्छा। जब ऐसी पनडुब्बी आपके समुद्री इलाके में गश्त लगा रही हो तो उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। अब इसका जवाब देने के लिए हम अपनी परमाणु पनडुब्बी तो हर जगह नहीं भेज सकते। क्यों नहीं? हमारे पास तो है परमाणु पनडुब्बी। है, लेकिन उसे ऑपरेट करने का खर्च बहुत ज्यादा है। और उससे भी बड़ी बात, एक पारंपरिक पनडुब्बी में 50 से 100 नौसैनिकों की टीम होती है। उनकी जान दांव पर होती है। सही बात है। उन्हें राशन, ऑक्सीजन और आराम की जरूरत होती है। वो थकते भी हैं। यहीं पर एक ऐसी मशीन की जरूरत महसूस हुई जिसे थकान ना हो, जिसे भूख प्यास ना लगे और जो बिना किसी इंसानी जान को खतरे में डाले 2400 घंटे, 7 दिन, महीनों तक समंदर की निगरानी कर सके। इसी जरूरत से इस एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल का आइडिया सामने आया। एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल, नाम तो काफी लंबा चौड़ा है। हाँ, लेकिन इस नाम का हर शब्द एक कहानी कहता है। अनमैन्ड यानी इसमें कोई इंसान नहीं है, ये पूरी तरह से रोबोटिक है। और एक्स्ट्रा लार्ज, ये कोई छोटा मोटा ड्रोन नहीं है, इसका आकार लगभग एक छोटी पनडुब्बी जितना है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ निगरानी नहीं कर सकता, बल्कि जरूरत पड़ने पे हमला भी कर सकता है। ये एक ऐसा प्रहरी है जो सोता नहीं है। ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। जानकारी में ये दावा किया गया है कि एक भारतीय प्राइवेट कंपनी सिर्फ 1 साल के अंदर इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लेगी। ये सुनने में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। ऐसी हाईटेक चीजों के लिए तो हम हमेशा अमेरिका, रूस या इजराइल की तरफ देखते हैं। 1 साल, ये थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस नहीं लगता? पहली नजर में ये संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे पास है वो हमें भारत के पिछले रिकॉर्ड की याद दिलाती है। याद कीजिए मंगलयान मिशन। हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी से भी कम बजट में भारत ने पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचकर दुनिया को हैरान कर दिया था। हाँ, वो तो था। वैज्ञानिकों ने इसे खुद बनाकर दिखाया। लेकिन अंतरिक्ष प्रोग्राम और एक अंडर वाटर वेसल बनाने में बहुत फर्क है। समंदर का गहरा दबाव, खारे पानी से होने वाला क्षरण और पानी के नीचे कम्युनिकेशन की जो भयानक चुनौतियां हैं, क्या स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी इन विशिष्ट चुनौतियों से 1 साल में कैसे निपटेगी? ये सिर्फ देशभक्ति की बात तो नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल सटीक है और इसका जवाब नए भारत की बदलती कार्यशैली में छिपा है। पहले ऐसी परियोजनाएं सरकारी कंपनियों को मिलती थीं, जहां आप जानते हैं लाल फीताशाही और सुस्ती की वजह से सालों लग जाते थे।
अभी काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है, जो तेजी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। ये कंपनियां वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित कर रही हैं और जुगाड़ वाली सोच को हाई टेक इंजीनियरिंग के साथ मिला रही हैं। स्रोत का तर्क है कि जो देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है, वो समंदर के नीचे एक रोबोटिक पनडुब्बी भी बना सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास है जो हाल की सफलताओं से पैदा हुआ है। और अगर ये सच में बन जाता है तो ये कर क्या सकता है? सुनने में आया कि ये सिर्फ एक जासूसी ड्रोन नहीं बल्कि एआई से लैस एक शिकारी है। ये काम कैसे करता है? बिल्कुल, इसकी कार्यप्रणाली को समझना ही सबसे मजेदार है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका दिमाग, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे एक बार मिशन देकर पानी में छोड़ दिया जाए तो ये अपने फैसले खुद ले सकता है। ये समंदर में चुपचाप तैरता रहेगा और अपने बेहद संवेदनशील सुनार कानों से सुनता रहेगा। जैसे ही इसे किसी दुश्मन जहाज या पनडुब्बी की हल्की सी भी आहट सुनाई देगी, ये बिना कोई सिग्नल भेजे चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर देगा। अच्छा, तो ये सिर्फ आंखें और कान नहीं है, इसके दांत भी हैं। मतलब ये शिकारी भी है, पर दुश्मन को उसकी भनक भी नहीं लगेगी। यही तो इसका कमाल है। ये एक साइलेंट किलर है। इसका आकार असली पनडुब्बी से बहुत छोटा है और इसका इंजन लगभग कोई आवाज नहीं करता। लेकिन इसकी असली ताकत है इसका स्टैमिना, जिसे तकनीकी भाषा में एंड्योरेंस कहते हैं। एंड्योरेंस से मतलब ये कितने समय तक मिशन पर रह सकती है? क्योंकि पारंपरिक डीजल पनडुब्बियों की तो एक सीमा होती है। उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सांस लेने सतह पर आना ही पड़ता है, और वही उनका सबसे कमजोर पल होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सतह पर आना ही पारंपरिक पनडुब्बियों की अकिलीज हील है, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। लेकिन ये रोबोटिक पनडुब्बी हफ्तों, शायद महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है। महीनों तक? सोचिए, एक ऐसा जासूस जिसे न भूख लगती है, न प्यास, न नींद, ये महीनों तक दुश्मन के सबसे अहम बंदरगाह के बाहर समुद्र की तलहटी में पड़ा रह सकता है, जैसे कोई पत्थर हो। ये तो कमाल है। मतलब ये एक तरह का समुद्री लैंडमाइन बन गया, जो सही मौके का इंतजार कर रहा है। जैसे ही दुश्मन का जहाज बंदरगाह से बाहर निकलेगा, ये जाग जाएगा। ठीक यही, ये तुरंत हमारे हेडक्वार्टर्स को एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेज देगा, या अगर इसे आदेश मिला हो तो खुद ही हमला कर सकता है। अच्छा। जानकारी के मुताबिक इसे टॉर्पीडो और समुद्री माइन से लैस करने की पूरी योजना है। ये सिर्फ जानकारी नहीं जुटाता, ये घातक किलर मशीन है। युद्ध की स्थिति में आप ऐसी दर्जनों पनडुब्बियों को दुश्मन के इलाके में भेज सकते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? ये तकनीक भारत को हिंद महासागर के शतरंज की बिसात पर किस तरह की पढ़त देती है? हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें एसिमेट्रिक वॉरफेयर शब्द का बार बार जिक्र है। ये क्या भला है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है कम खर्च में दुश्मन को भारी और असहनीय चोट पहुंचाना। देखिए, चीन के पास जहाज़ों और पनडुब्बियों की संख्या हमसे कहीं ज्यादा है। हम उनसे संख्या की दौड़ में शायद कभी न जीत पाएं। एक बड़ी चीनी परमाणु पनडुब्बी की कीमत 4 से 5 हजार करोड़ रुपए तक हो सकती है, जबकि ये ड्रोन पनडुब्बी रिपोर्ट्स के अनुसार उसके 100वें हिस्से से भी कम में बन सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बड़ी चीनी पनडुब्बी की कीमत में ऐसी 100 से ज्यादा छोटी रोबोटिक पनडुब्बियां बना सकते हैं। ये तो शतरंज में प्यादे से रानी को मात देने जैसा है। यही है एसिमेट्रिक वॉरफेयर का असली मतलब। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही इसका सार है। सोचिए, दुश्मन अपनी अरबों की पनडुब्बी से हमारे एक सैनिक को भी खतरे में नहीं डाल पाएगा, जबकि हमारा कुछ करोड़ का ड्रोन उसके पूरे बेड़े को रोक सकता है। सही है। भारत ऐसी सैकड़ों पनडुब्बियां बनाकर पूरे हिंद महासागर में एक अंडर वाटर वॉल या एक अदृश्य लोहे की दीवार खड़ी कर सकता है, जिसे पार करना चीन के लिए लगभग नामुमकिन होगा। एक अंडर वाटर वॉल, ये सुनने में बहुत दमदार लगता है। इसका मतलब है कि चीन की कोई भी पनडुब्बी इस दीवार को पार किए बिना भारत की तरफ नहीं आ सकेगी। और इसका मनोवैज्ञानिक असर सोचिए। दुश्मन नौसेना को यह पता होगा कि समंदर का हर कोना इन साइलेंट किलर्स से भरा हो सकता है। अगर वो हमारी एक ड्रोन पनडुब्बी को नष्ट कर भी देते हैं तो हमारा नुकसान क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ करोड़ का लोहा और कुछ चिप्स। किसी सैनिक की जान नहीं जाएगी। लेकिन अगर हमारी एक भी ड्रोन पनडुब्बी ने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना लिया तो उन्हें हजारों करोड़ का नुकसान होगा और उनकी पूरी रणनीति चौपट हो जाएगी। और चीन की उस मशहूर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का क्या, जिसके तहत उसने पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों का नेटवर्क बनाया?
ताकि भारत को घेरा जा सके? ये तकनीक उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला का सीधा और सबसे कारगर जवाब है। चीन कितने भी बंदरगाह बना ले, लेकिन उन बंदरगाहों तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते तो वही रहेंगे। हाँ, रास्ते तो नहीं बदल सकते। अगर उन रास्तों पर भारत के ये साइलेंट किलर्स गश्त लगा रहे हैं, तो चीन का कोई भी जहाज या पनडुब्बी उन बंदरगाहों से सुरक्षित बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अच्छा। इसे सैन्य भाषा में एक्सेस डिनायल रणनीति कहते हैं, यानी दुश्मन के लिए अपने इलाके में घुसना या उससे बाहर निकलना ही नामुमकिन बना देना। आप उनके मोतियों की माला को ही तोड़ देते हैं। इस प्रोजेक्ट की एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि इसे कोई सरकारी कंपनी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। रक्षा क्षेत्र में ये एक बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस बात पर जोर देती है कि अब तक हम बड़ी रक्षा परियोजनाओं के लिए सरकारी कंपनियों या विदेशी तकनीक पर निर्भर रहते थे जिसमें दशकों लग जाते थे। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी का सिर्फ 1 साल में प्रोटोटाइप बनाने का दावा करना ये दिखाता है कि भारत का प्राइवेट डिफेंस सेक्टर अब कितना मैच्योर हो चुका है। ये आत्मनिर्भर भारत की जमीनी हकीकत है, जहां हमारे युवा इंजीनियर्स और स्टार्टअप्स दुनिया को चौंकाने वाले आविष्कार कर रहे हैं। और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं? क्या ये तकनीक यहीं रुक जाएगी या और भी एडवांस होगी? भविष्य तो और भी ज्यादा रोमांचक और शायद थोड़ा डरावना भी है। स्रोत में स्वाम टेक्नोलॉजी का जिक्र है। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। भविष्य में एक अकेली पनडुब्बी नहीं, बल्कि दर्जनों या शायद सैकड़ों छोटी छोटी रोबोटिक पनडुब्बियां एक झुंड की तरह, एक दिमाग से काम करते हुए हमला करेंगी। एक झुंड की तरह? ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियों का झुंड या टिड्डियों का दल करता है। मतलब दुश्मन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर निशाना किसे बनाए। बिल्कुल, वो एक को मारेंगे तो 10 और आ जाएंगे। ये एक ऐसा हमला होगा जिसे रोकना लगभग असंभव होगा। ये तकनीक दुश्मन के सिर्फ जहाज़ों को ही नहीं, बल्कि उनके मनोबल को भी तोड़कर रख देगी। सही बात है। ये युद्ध का भविष्य है, जहां लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और नंबर से जीती जाएगी। ये तो हुई सैन्य ताकत की बात। क्या इसका कोई आर्थिक पहलू भी है? यकीनन है, और वो भी बहुत बड़ा। जानकारी ये भी बताती है कि भारत भविष्य में इस तकनीक का एक बड़ा निर्यातक बन सकता है। अच्छा। सोचिए, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश जो दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से परेशान हैं, वो इस सस्ती और प्रभावी तकनीक को खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। इससे न सिर्फ भारत की अपनी सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भारत इस पूरे क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सुरक्षा देने वाले एक बड़े लीडर के तौर पर उभरेगा। ये मेक इन इंडिया का रणनीतिक पहलू है। तो आज की ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही। ये सिर्फ एक पनडुब्बी की कहानी नहीं है। ये तकनीक, रणनीति और आत्मनिर्भरता की एक ऐसी कहानी है जो हमें भविष्य के भारत की एक झलक देती है। ये उस भारत की कहानी है जो अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव और स्मार्ट सोच के साथ दुनिया की महाशक्तियों के सामने खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है जिस पर हमें सोचना चाहिए। हमने स्वॉर्म टेक्नोलॉजी यानी झुंड में हमला करने की बात की। हाँ। सोचने वाली बात यह है कि जब युद्ध का संचालन इंसानों के कंट्रोल वाली अकेली मशीनों से हटकर एक दूसरे से बात करने वाले और खुद फैसले लेने वाले मशीनी झुंड करने लगेंगे, तो युद्ध के नैतिक और रणनीतिक नियम किस हद तक बदल जाएंगे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जब एक मशीन नहीं बल्कि एक पूरा इंटेलिजेंट झुंड किसी जहाज को निशाना बनाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या ये पारंपरिक हमला माना जाएगा या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की लड़ाइयों का चेहरा तय करेगा।